सो आज की डिस्कशन होनी है इसी सर्किट के अंदर सीरीज़ एलसीआर सर्किट की, जिसमें एक रजिस्टर है, दूसरा इंडक्टर है और तीसरा कैपेसिटर है। आप इन तीनों को मिक्स करके सीरीज़ में कंबाइन करने वाले हो। अब इसकी एनालिसिस करते हैं। तो आपको सबसे पहले पता है कि जो ईएमएफ सप्लाई होगी इस एसी सोर्स के थ्रू, वो ईएमएफ कहीं ना कहीं आप नोट कर सकते हो, E = E0 sin ωt। ये आपको पहले से पता है, क्योंकि ईएमएफ जो सोर्स है ईएमएफ का वो एक एसी जनरेटर है और जो ईएमएफ सप्लाई करता है वो E = E0 sin ωt होती है। ये बात आपको पहले से पता है। अब सिचुएशन ये है कि अगर मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंस के ऊपर अगर करंट I फ्लो कर रही है इस सर्किट में, तो क्योंकि ये तीनों सीरीज़ में हैं तो उस इंस्टेंस में इसको जो I मिलेगा वो भी I, इसको भी I मिलेगा और इसको भी करंट I मिलेगा। तीनों के लिए जो करंट होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि सीरीज़ में इन तीनों का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। अब ऐसे में आपसे पूछा जाए कि ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस एग्जर्ट कर रहा होगा, तो ओम्स लॉ से आपको पता है कि आप लिख सकते हैं VR = I टाइम्स ऑफ R। सिमिलरली अगर आपसे इंडक्टर के बारे में पूछा जाए कि इंडक्टर कितना ऑफर कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी करंट फ्लो कर रही है और जो इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा IXL। सिमिलरली अगर इस कैपेसिटर के बारे में पूछा जाए कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो सेम करंट I और इसकी जो रेजिस्टेंस है यानी कि रिएक्टेंस है वो IC है, तो आप ये लिख सकते हो I टाइम्स ऑफ XC। तो आई होप कि तीनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए। वैसे जब हम सीरीज़ में किसी रजिस्टर को कंबाइन करते हैं तो सीरीज़ में I कांस्टेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस सबकी पता है, तो आप V1 + V2 + V3 यानी तीनों का अलजेब्रिक सम करते थे और फिर आप नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो। ये आपको पहले से पता है कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ ऑल। लेकिन यहाँ जब R के साथ L और L के साथ C लगा हुआ है तो थोड़ी कहानी डिफर कर सकती है। ये जो डिफरेंस आएगा वो हो सकता है कि जो ये लैग नेचर है या लीड नेचर है उसकी वजह से आ रहा हो। तो एग्जैक्टली ये अलजेब्रिक सम तब कहे जा सकते थे जब पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम फेज में हों। तो बिफोर एडिंग दिस थ्री टू फाइंड नेट ईएमएफ या टू कंपेयर ऑल वोल्टेजेस विद नेट ईएमएफ, आपको एक काम करना पड़ेगा, इनकी फेज देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी क्या है इनमें डिफरेंस आ रहा है। जिस एंगल के साथ रजिस्टर डिफरेंस क्रिएट करेगा वो ही एग्जैक्ट एंगल से इंडक्टर नहीं करेगा और ना ही कैपेसिटर करेगा। तो एग्जैक्ट इनकी क्या सिचुएशन है, इसकी हेल्प लेने के, इसको सॉल्व करने के लिए हम हेल्प लेते हैं फेजर की। आपको इंडिविजुअल RLC का मैं फेजर समझा चुका हूँ। अब वक्त है उन्हीं तीनों को कंबाइन एनालिसिस करने का, ताकि हम इस चीज़ में समझें। तो मैं यहाँ आपको तीनों की फेजर दिखाता हूँ, देन फिर हम इसकी एनालिसिस आगे बढ़ाते हैं। सो इस सर्किट में आपने देखा कि तीनों की पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफरिंग क्या है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जैसे अगर मैं इसमें दोनों की I और V की फेजर एनालिसिस करूँ, तो मान लिया कि I इस डायरेक्शन में है, तो आपको पता है कि V भी इसी डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट के अंदर V और I का फेज क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं यहाँ इंडक्टिव सर्किट में बात करूँ तो I अगर यहाँ है तो आपको आइडिया था कहीं ना कहीं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट V से लैग करता है, पीछे रह जाता है, यानी इंडक्टर रोकता है करंट को, तो पोटेंशियल डिफरेंस से I पीछे रह जाता है। या फिर यूं कहें कि V I को लीड करता है। लीड करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि दिस विल बी इक्वल्स टू VL, क्योंकि ये π/2 से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब VL लीड कर रहा है। आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होना, आप VL लीड करता है, यानी V लीड करेगा I से, या यूं कहूँ कि I लैग करेगा। अगर कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ अगर आपने I बनाया हुआ है कि ये वाला I का फेजर है, तो आप जब VC बनाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ करंट लीड करता है, यानी वोल्टेज पीछे रहेगा, यानी कि आप इसको ऐसे बना सकते हो VC। अब क्योंकि एक रोटेटिंग वेक्टर से आप दिखा रहे हो, तो इसको एज ए वेक्टर दिखाया जा सकता है। हालांकि ये वेक्टर है नहीं,
पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, लेकिन वेक्टर की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फेज का डिफरेंस आ रहा है, एंगल का डिफरेंस है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने वेक्टर का तरीका अपनाया हुआ है। इसलिए मैं अभी फिलहाल इसको, वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, पर वेक्टर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। खैर फिलहाल आप ये समझिए, क्योंकि यहाँ आई कांस्टेंट था तो आई वाली लाइन को मैंने सेम रखा है एक्स एक्सिस में, तो मुझे क्या दिख रहा है कि जो आर यानी वी आर है वो सेम फेज में है, वी एल ऊपर की तरफ और वी सी नीचे की तरफ। अगर इन तीनों को आप कंबाइन करो कहीं एक प्लेस के ऊपर, सपोज यहाँ मैंने बना दिया कि समवेयर अबाउट, ये मान लिया कि आपके पास है आई या फिर वी आर, तो आप ये देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे अगर राइट की तरफ वी आर है तो यहाँ से वी एल आ रहा है ऊपर की तरफ और वी सी आ रहा है नीचे की तरफ। ये आपने इन तीनों को एक प्लेस पे कर लिया, वी आर राइट की तरफ तो वी एल ऊपर और वी सी नीचे। या फिर और अच्छे से इनको कंबाइन करोगे तो आप इसको लिख सकते हो, ये वाला अगर वी आर है तो यहाँ आप बना सकते हो वी एल और नीचे बना सकते हो वी सी। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। अगर एज ए वेक्टर ही दिखाना है और मुझे अपवर्ड ही दिखाना है तो फिर मैं इसको चाहे तो यहाँ बनाऊँ या फिर यहाँ बनाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ बनाने का एक फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा? ग्रेजुअली इसको आप ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रायंगुलर लगाने के लिए, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर लगाने के लिए आप इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए ये सारी अरेंजमेंट की जा रही है। ये आपने ऑलरेडी नीड ऑफ वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि वेक्टर की नीड क्या है। उसमें आपने लॉज पढ़े हुए हैं, वेक्टर के लॉज, और वेक्टर के लॉज में आपने पढ़ा हुआ है कि एक अलग अलग डायरेक्शन को आप या तो ट्रायंगल में या पैरेललोग्राम में या फिर पॉलीगन में बना करके और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन के लिए आप इस तरीके की कन्वर्जन करते हैं। अब वी आर अगर राइट की तरफ है और वी एल और वी सी एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एग्जैक्टली अपोज कर रहे हैं, 180 डिग्री अपोजिट है, इसका मतलब ये है कि इसके इफेक्ट को ये कम करेगा या ये इसके इफेक्ट को कम करेगा। जो चीज़ें जस्ट अपोजिट होती हैं उनको आप डायरेक्टली भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं मान लूँ कि वी एल ज़्यादा पावरफुल है वी सी से, अगर ऐसा मान लें, तो जो आप फिर इसको फाइनली इस ट्रायंगल को कुछ ऐसे लिख सकते हो कि दिस विल बी इक्वल्स टू वी आर, और यहाँ आप लिख सकते हो वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी आप ऐसा लिख सकते हैं, और ये राइट वाला हो जाएगा वी आर। तो अगर ये आप समझ गए वी एल माइनस वी सी क्यों? क्योंकि वी एल ऊपर और वी सी नीचे, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मान लिया ये वाला गैप आ रहा है, तो वी आर राइट की तरफ, वी एल माइनस वी सी लेफ्ट की तरफ। तो क्या इसको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके, और क्या ये नेट वोल्टेज लिखा जा सकता है या रिजल्टेंट वोल्टेज लिखा जा सकता है? फिर से कह रहा हूँ, अगर ये राइट की तरफ जा रहा है और ये दोनों 180 डिग्री में अपोज कर रहे हैं और ये इससे 90 डिग्री पे है, तो इनको आप ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, और ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के बाद इनकी जो नेट वोल्टेज निकालोगे आप, उसको निकालने का तरीका हो सकता है ट्रायंगुलर यानी वेक्टर के लॉ से, यानी कि ट्रायंगुलर फॉर्म से, यानी पाइथागोरस लगा करके आप इसको निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए आप क्या करोगे? नेट वोल्टेज निकालने के लिए वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, और सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया कि ऐसा क्यों किया गया। क्योंकि कॉमन आई के लिए वी एल और वी सी जस्ट अपोजिट नेचर के थे और वी आर उनसे ठीक परपेंडिकुलर था, तो इसमें हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प ली और उससे इसको दिखाया, और हमें समझ आया कि यहाँ जो नेट वोल्टेज निकलने वाला है वो इन तीनों के डायरेक्ट सम से नहीं निकलने वाला है, वेक्टर सम से निकलने वाला है। और वेक्टर सम के लिए ट्रायंगुलर वोल्टेज ट्रायंगल बनाया, बाद में यही इम्पेडेंस ट्रायंगल में कन्वर्ट होगा और उससे सॉल्व करके निकालना है। तो आई होप कि आपको एंटायर सीन पता लगा कि है क्या। अब इसको यूज़ करते हैं, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ और फिर इस ट्रायंगल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सो फाइनली हमने देखा था इम्पेडेंस ट्रायंगल। अब यहाँ इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए, यानी रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, यहाँ आप समझ सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड वी एल माइनस वी सी। देखिए ये जो वी एल माइनस वी सी है, ये वी सी माइनस वी एल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इसमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है। इन दोनों का रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल्स टू
मस्ट बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। ये आपको पता है क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज ही इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ अगर मैं पैरेललोग्राम थ्योरम से या ट्रायंगुलर लॉ से अगर देखें तो आपको पाइथागोरस लॉ लगाना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस आपको क्या करना है, पाइथागोरस जो E का स्क्वायर है, जो अप्लाइड वोल्टेज है मान लेते हैं वो E है, तो E का स्क्वायर कहीं ना कहीं VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC के होल स्क्वायर के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा फर्दर और सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप यहाँ VR की जगह चाहें तो लिख सकते हैं I टाइम्स ऑफ R का होल स्क्वायर प्लस I टाइम्स ऑफ XL माइनस I टाइम्स ऑफ XC का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हैं I टाइम्स ऑफ, एक काम करते हैं, पूरी सर्किट में तो करंट I ही दौड़ रहा है और पूरी सर्किट के रेजिस्टेंस को एक अलग नाम दे देते हैं, पूरी सर्किट के रेजिस्टेंस को एक अलग नाम दे देते हैं और वो नाम होता है यूजुअली इम्पिडेंस, यानी उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप IZ लिख दो, Z का मतलब क्या है, नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, LCR सर्किट की जो नेट रेजिस्टेंस है उसको हमने Z से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसका नाम इम्पिडेंस होता है, इम्पिडेंस, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ I का स्क्वायर, यहाँ भी I प्रेजेंट है उसका स्क्वायर है और यहाँ भी I का स्क्वायर है। अगर हम कॉमन लेकर के सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ आ जाएगा Z का स्क्वायर कैन बी रिटन इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आया, यानी कि नेट रेजिस्टेंस, जिसका नाम क्या रखा है हम लोगों ने, इसका नाम रखा है इम्पिडेंस। यानी आप ध्यान रखेंगे LCR सर्किट की जो नेट रेजिस्टेंस है उसका नाम इम्पिडेंस है, उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर या फिर XC माइनस XL का होल स्क्वायर। देखा जाए तो यहाँ फेज़र, इनका अप्रोप्रिएट फेज़र देखें तो ये R दिखा रहा है, ये XL माइनस XC है और ये नेट रेजिस्टेंस है जिसको आप Z कह रहे हो। इसी ट्रायंगल को आप इम्पिडेंस ट्रायंगल भी कहते हैं। कौन सा ट्रायंगल, इम्पिडेंस ट्रायंगल। ये आपका इम्पिडेंस ट्रायंगल है जिसमें एक साइड XL माइनस XC है, नीचे R है और राइट साइड क्या है, तो आंसर इज Z है। दिस इज व्हाट इम्पिडेंस ट्रायंगल, जिसका आप ध्यान रखेंगे। अब ये वाला एंगल मान लेते हैं फाई है, ऐसा मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल जो ये वाला एंगल है जो VL और VC और की वजह से बना है और VR के बीच में जो अभी फ़िलहाल इफेक्टिव एंगल है वो मान लेते हैं फाई है, तो इम्पिडेंस ट्रायंगल में भी ये फाई आएगा। इस फाई को हम अलग अलग तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट बातचीत है वो है इम्पिडेंस की। आप ऑलवेज ध्यान रखेंगे LCR सर्किट में जो नेट वोल्टेज का फॉर्मूला है वो है E का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां LCR सर्किट में तीनों डिवाइसेस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिए होंगे, तो ध्यान रखेंगे VL और VC को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे में से, और फिर VR के साथ उसका वेक्टर सम यानी कि पाइथागोरस लगा करके सॉल्व करेंगे। और अगर इम्पिडेंस निकालना हो तब भी आपको वेक्टर ट्रीटमेंट ही करना है, इनका आपस में वेक्टर ट्रीटमेंट नहीं करना, इनको अलजेब्रिकली सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि अपोजिट फेज में होते हैं। रेजिस्टेंस के साथ इसका कैसा चलेगा, तो आंसर इज पाइथागोरस लगा करके। तो ये इम्पिडेंस के बारे में, और खास ट्रायंगल को इम्पिडेंस ट्रायंगल कहते हैं। इसके बारे में एक और बात बता दूं, जो एंगल रिलेशन है, आप इस जो एंगल है, जो इफेक्टिव एंगल ऑफ इम्पिडेंस है, इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो tan लगा करके या फिर sin या cos लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं आगे समझाता हूँ। आई होप आपने ये एंटायर कॉन्सेप्ट समझ लिया कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस और नेट रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट कैसे निकालते हैं, यही दो कंक्लूजन था। तो एंगल वाली बात थोड़ा मैं और समझा दूँ इसको हटा करके। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मान लिया अगर आपको देखना है टेंजेंट ऑफ रिजल्टेंट एंगल सॉरी, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिजल्टेंट देखोगे आप तो 10 के साथ आप इसको लिख सकते हो XL माइनस XC अपॉन R।
ये तब जब एक्सएल बड़ा हो, या फिर एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ये भी लिख सकते हैं आप, तब जब एक्सी बड़ा हो। तो इस केस में एक्सी ग्रेटर है एक्सएल के, और यहाँ हम लोगों ने माना हुआ है कि एक्सएल ग्रेटर है एक्सी से। तो जैसा भी होगा टेंजेंट ऑफ एंगल आप इस तरीके से निकालोगे। अगर मान लो इसी को आप साइन या कॉस के साथ लिंक करना चाहते हैं तो कॉस फाई के साथ आप लिख सकते हैं। आपको पता है कॉस फाई बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, यानी आर बाई जेड लिख सकते हैं, यानी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको आर और जेड दिया हो और कोसाइन एंगल आपको निकालना हो, यानी कॉस का एंगल निकालना हो, तो आप ऐसे निकाल लेंगे। टेन के साथ निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है केस नंबर 2 में कि मान लेते हैं एक्सएल ठीक बराबर है एक्सी के, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हुए तो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे में फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो एंटायर सर्किट की जो इम्पिडेंस होगी वो सिर्फ आर के बराबर होगी। इम्पिडेंस किसके? Z केवल आर के, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी तो 0 ही हो गया। तो आर का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी Z की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी? तो आंसर इस आर के इक्वलेंट आ जाएगी। वैसे भी आप देख सकते हैं अगर ये आर है तो आर बाई आर 1 कॉस फाई का मतलब 1 का मतलब फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फाई अगर 0 डिग्री है तो Z का ऑब्वियस मतलब है कि Z आर के बराबर होगा। तो ये एंगुलर जो एनालिसिस है इससे भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी कंक्लूजन निकले 3। पहला, नेट वोल्टेज कैसे निकालना है? पाइथागोरस लगा करके, और VL VC को आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। फिर दूसरा कंक्लूजन, नेट इम्पीडेंस कैसे निकालना है? तो फॉर्मूला ये है। तीसरा, अगर एंगल पूछा जाए तो tan या cos फाई पूछा जाए तो आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल की हेल्प से इसको निकालनी है। यही 3 RLC सर्किट का प्राइमरी कंक्लूजन था। अब इसमें कई बार ये भी होता है कि RLC में से सिर्फ RL हो, LR हो, RC हो। अगर ऐसा कोई सर्किट आता है तो फटाफट शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं कि इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। ओके, तो मान लीजिए कि आपके पास LR सर्किट है। अब LR सर्किट में आपको पता है R और XL का फेज जस्ट एक दूसरे से 90 डिग्री होता है, यानी ये I है तो ये VR होगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये I है तो I मतलब ये अगर VR है तो I हमेशा से आपको पता है कि अगर यहाँ I है तो इसमें VR लीड करता है, यानी I लैग करता है रेजिस्टिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में, तो VR आगे होगा। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो आपको पता है एक तरफ अगर VR है तो इस तरफ VL हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में एंगल कैसा होगा? तो आंसर इस 90 डिग्री। तो फिर से अगर यहाँ का इम्पिडेंस निकालना हो तो अब केवल 2 ही हैं, तो Z का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। दैट्स इट। केवल 2 ही हैं तो आप यहाँ क्या देखेंगे? ये फार्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहाँ कैपेसिटर होता, RC सर्किट होता, यानी कि रेजिस्टेंस के साथ अगर कैपेसिटर लगा होता ऐसे में, तो कहानी अभी भी सेम थी, बस ये फेस थोड़ा सा उल्टा था। क्योंकि यहाँ अगर मान लिया ये VR है तो इसमें भी 90 डिग्री होगा लेकिन नीचे की तरफ होगा, यानी VC जस्ट नीचे की तरफ। अभी भी फेज 90 डिग्री का है तो इनका रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस VC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्योंकि XL हो या फिर XC हो वो R के साथ तो 90 डिग्री पे ही है, इसीलिए इनका जो नेट इम्पिडेंस निकालोगे वो इसी तरीके से निकालोगे। ऐसे ही अगर नेट वोल्टेज पूछा जाए तब भी आपको यही ध्यान रखना है, VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। ऐसे ही VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, 2 हैं तो यही करना है। अगर मान लिया तीसरी कॉम्बिनेशन, ये तो हो गई सेकंड कॉम्बिनेशन जिसमें आपको VNet अभी भी तरीका वही रहेगा, VR और प्लस VC का स्क्वायर। इसमें होता तो VL का स्क्वायर अगर इसमें निकालना होता तो, और यहाँ निकालना है तो VC का स्क्वायर। यहाँ नेट इम्पिडेंस कितनी होगी? तो आंसर इज आर स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको ये दोनों सीन समझ आए। केस नंबर 1 भी, केस नंबर 2 भी, ये RC सर्किट है। अगर मान लिया कि केवल कैपेसिटर है और इंडक्टर है, यानी LC सर्किट है, तो अगर केवल LC सर्किट है और रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? अगर तीसरी कॉम्बिनेशन में बात करें, तीसरे में अगर केवल LC सर्किट की बात करें तो आपको पता है कि इन दोनों के फेज जस्ट अपोजिट होते हैं,
यानी अगर ये आई है तो इधर हो जाएगा VL और इधर हो जाएगा VC, यानी दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, अपोजिट है। तो जो नेट वोल्टेज होगा वो VL माइनस VC इधर और VC माइनस VL। बहुत ही सिंपल नॉर्मल अलजेब्रिकली एडिशन करना है। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन चलेगा। ऐसे ही अगर नेट इम्पिडेंस पूछा जाए तो ऑब्वियस है XL माइनस XC और XC माइनस XL। इसमें वेक्टर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इनका फेज एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। तो आई होप कि आपको सीरीज LCR और सीरीज LR सीरीज CR इनकी कॉम्बिनेशन समझ आई। इनमें मेन बातचीत थी कि इनका इम्पिडेंस कैसे निकाला जाए, इनका नेट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाए। तो आपको आई होप समझ आया। विद हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम करना है ताकि आपको एग्जैक्ट एंगल का आइडिया लगे, तो पता लगे कि आपको यहाँ वेक्टर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। तो आई होप कि आपको सीरीज LCR वाली एंटायर बातचीत समझ आई। अब क्योंकि मैंने यहाँ बेसिक फार्मूला बताया है कि क्या सिचुएशन होगी रेजिस्टेंस की और नेट पोटेंशियल डिफरेंस की, इसी में अगर आपसे करंट इंस्टेंटेनियस करंट पूछा जाए तो आपको पता है कि सीरीज LCR सर्किट में करंट कैसे निकालेंगे। मैं उसकी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ। सो LCR सर्किट में आपको तो वैसे भी पता है कि I का फार्मूला V बाई रेजिस्टेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अब मान लो आपसे पूछा जाए, मान लो आपके सामने गिवन हो कि अप्लाइड वोल्टेज E है और रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट Z है। ऐसे में I का फार्मूला ऑब्वियसली E बाई Z आ जाएगा। तो Z का फार्मूला यहाँ LCR सर्किट में आप जानते हो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर आपको पीक करंट निकालनी है, I0 निकालनी है, तो उसके लिए पीक वोल्टेज लेनी पड़ेगी और फार्मूला अभी भी सेम रहेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यानी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी, सॉरी मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट होगी मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, यानी नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आई होप कि आपको ये सारी बात पता लगी कि क्या सीन है, किस तरीके से करंट निकालेंगे। इसमें कई बार कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट पूछा जाता है। उसके वक्त आपको पता है कि इसको मैक्सिमम होने के लिए XL को XC के बराबर होना, डिनोमिनेटर को छोटा होना चाहिए। इसके मैक्सिमम होने के लिए इसको छोटा होना चाहिए। ये R तो फिक्स क्वांटिटी है, पर XL और XC में ओमेगा है, यानी ओमेगा पे डिपेंडेंसी है। तो ये दोनों वेरी किए जा सकते हैं। अगर ये दोनों कहीं से भी एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल आ गए तो माइनस होकर के ये हट जाएगा और I0 E0 बाई सिर्फ R के इक्वल हो जाएगा। यानी कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट की बात करें तो उस वक्त Z की वैल्यू सिर्फ R के बराबर हो जाएगी, यानी कि E0 बाई R आ जाएगा। इसको रेजोनेंस की कंडीशन भी कहते हैं किसी सर्किट में, और इसके लिए XL का XC के बराबर होना बहुत ज़रूरी है। पर इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में बताऊंगा और साथ में आपको क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस की चर्चा करूंगा। तो दो चर्चाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है LCR सर्किट में, एक तो रेजोनेंस की कंडीशन और दूसरी क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस कैसा होता है उसकी चर्चा स्पेशल करेंगे। उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ यही कंक्लूजन था। तीन बातें, नेट वोल्टेज निकालना, नेट इम्पिडेंस निकालना और फिर करंट निकालना। इन तीनों की फेजर एनालिसिस से इन तीनों को समझना। अब एक लास्ट बातचीत यहाँ और भी है, क्योंकि आप यहाँ इम्पिडेंस निकाल चुके हो, तो एक लास्ट बातचीत है ग्राफिकल एनालिसिस कि जो Z है उसका ओमेगा से क्या डिपेंडेंसी। आपको याद है जब मैंने इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर बताया था तो मैंने आपको ओमेगा के साथ रिलेशन बताया था इंडिविजुअल रिएक्टेंसेस का, यानी रेजिस्टेंसेस का। अभी इम्पिडेंस के साथ उसका क्या रिलेशन है, एक बार उसको भी एनालिसिस कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। सो फाइनली आपको पहले से पता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था और बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं तीनों, कि रेजिस्टेंस का ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ओमेगा बढ़ाओगे रेजिस्टेंस ना बढ़ेगा ना घटेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के फार्मूले में कभी ओमेगा नहीं आता। हाँ, एक्सेल में फार्मूला आता है, क्योंकि एक्सेल इज इक्वल्स टू L ओमेगा है, तो ओमेगा जितना बढ़ेगा एक्सेल भी बढ़ेगा, यानी ओमेगा के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि XC का फार्मूला है 1/C ओमेगा, तो ओमेगा के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, तो ओमेगा जितना बढ़ेगा XC घटेगा। ये तीनों ग्राफ आप ऑलरेडी कर चुके हो। प्रॉब्लम है कि Z का ओमेगा के साथ ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले Z का फार्मूला देखिए। Z का फार्मूला क्या है, तो आंसर इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL को आप लिख सकते हो L ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस
1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए इसका ग्राफ क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो जैसे जैसे इसकी एनालिसिस आप थोड़ी अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं। अगर ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो 0 1/0 इन्फाइनाइट टाइम्स होता है, और क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी, सॉरी ये स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा, गलती से लिखा मैंने, तो क्योंकि 1/0 ये वाली वैल्यू तो 0 ही आ गई अगर 0 ओमेगा 0 रखे तो, और 1/0 इन्फाइनाइट, नेगेटिव इन्फाइनाइट का स्क्वायर इन्फाइनाइट, और इन्फाइनाइट में r प्लस करेंगे तो इन्फाइनाइट ही आएगा। यानी कि जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो z की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इन्फाइनाइट में होगी। अब जैसे जैसे ये ओमेगा बढ़ना शुरू होगा, ये वाली वैल्यू थोड़ी सी होगी और ये वाली वैल्यू थोड़ी बढ़नी शुरू होगी, तो इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट तो नहीं होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फिर ये डिक्रीज हो जाएगी। एक ऐसा स्टेज आएगा ओमेगा की वो वैल्यू आ जाएगी जब एल ओमेगा 1/c ओमेगा के बराबर आ जाए, ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आ जाए। सबसे पहले ये बहुत छोटी वैल्यू है तो इसका डिनोमिनेटर ये बड़ी वैल्यू आ रही है, लेकिन क्योंकि वक्त के साथ ये बढ़ रहा है और ये वैल्यू घट रही है क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ओमेगा जैसे जैसे बढ़ेगा ये वैल्यू घटेगी। यानी ओवरऑल अभी तक एक्सी बड़ा है, जब ये छोटा है तो एक्सी बड़ा है, नेगेटिव ऑफ एक्सी मतलब एक्सी बड़ा है एक्सएल छोटा है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी है। 0 के वक्त तो एक्सएल तो 0 ही है, यानी स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 होगी, ये 0, फिर जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा इसकी वैल्यू हल्की सी बढ़ेगी, और ये एंटायर वैल्यू 1/c ओमेगा इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू घटेगी। तो जैसे जैसे एक्सी घटेगी एक्सएल बढ़ेगा, अभी भी वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा और एक बड़ी वैल्यू मिलेगी, लेकिन पहले से कम मिलेगी। एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जब एक्सी घटता घटता और एक्सएल बढ़ता बढ़ता एक कॉमन वैल्यू पे पहुंच जाएंगे, कॉमन वैल्यू के ऊपर। उस वक्त एक्सएल माइनस एक्सी खत्म, z सिर्फ बचेगा r के लिए, और वो जो वैल्यू होगी दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, यानी z मिनिमम। और z मिनिमम की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो आपको पता है सिर्फ r के इक्वल होती है, z मिनिमम सिर्फ r के इक्वल होती है। ये वाली वैल्यू दोनों खत्म। अब इसके बाद ये और कम होनी शुरू होगी जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा है, और ये बढ़नी शुरू होगी, यानी एक्सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक्सेल ज़्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये बढ़ेगा इसकी वैल्यू कम हो गई तो फिर से z बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी z वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और जाएगा कहाँ तक, ओमेगा इन्फिनिटी है तो ये एंटायर वैल्यू इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगी। यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट करना है, और ध्यान रखना है ये जो कंडीशन है इस वक्त एक्सेल एक्सी के एग्जैक्टली इक्वल है। क्या है, एक्सेल एक्सी के इक्वल है। ये जो ग्राफ है दिस ग्राफ इज व्हाट, ग्राफ ऑफ रिलेशन बिटवीन z एंड ओमेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आप ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस जोन में कौन बड़ा है, तो इस जोन में आप कहेंगे एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सेल। इस जोन में कौन बड़ा है, तो आंसर इज एक्सी इज लेस देन एक्सेल, यानी यहाँ एक्सेल बड़ा है और यहाँ एक्सी बड़ी है। तो ओवरऑल यहाँ वैल्यू घटेगी और यहाँ वैल्यू बढ़ेगी। ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में नेट इम्पीडेंस का कैसा ग्राफ रहेगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आई होप यू अंडरस्टूड इट। और बाकी सारी मेन कहानी आप समझ गए। अब मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कंडीशन ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।